यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है एन कोटि का बेसल इक्वेशन। एन कोटि का बेसल इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है इसलिए इसको एन कोटि का बेसल इक्वेशन बोलते हैं। एन का मतलब ये नहीं है, ये एन कोटि का मतलब ये नहीं है कि एन बार अवकलन, ये इसके अवकलन की कोटि तो 2 ही है क्योंकि यहाँ पे 2 बार अवकलन हो रखा है, लेकिन यहाँ पे एन लिखा हुआ है इसलिए इसको एन कोटि का बेसल इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन होता है, तो मैंने एक बार नोट बताया था आपको, जब इसका मेथड सोल्व किया था हमने, क्रियाविधि हमने पढ़ी थी, तो वहाँ पे मैंने आपको 2 नोट बताए थे। उसमें एक नोट ये था कि घातांकी समीकरण के मूलों का अंतर चर, चर का मतलब यहाँ पे एक्स वाई से नहीं है, चर का मतलब है कि इस तरह से कि अंतर एन आ जाए, ए आ जाए, सी आ जाए, इस तरह से हमें ये कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि एन का मान हम 4 रख दें, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, अलग एन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सी का मान मैंने 1 रख दिया, तो ये तो हमारे पास फिक्स वैल्यू हो गई। लेकिन मान लो ये नहीं रखा, 1 नहीं रखा, 4 नहीं रखा, इसी तरह से हमें केवल एन ए सी इस तरह से दे दिया जाए कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता। वैल्यू नहीं पता तो हम ये नहीं बता सकते कि ये कांस्टेंट क्या है, ये पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है, इस तरह से दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2n क्या है, पूर्णांक नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ होता तो हमें कैसे पता चलता है कि 2n पूर्णांक है या नहीं है, तो हमें पता नहीं चलता। तो उस समय हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। अपनी तरफ से हमेशा एक ही बात मानते हैं कि पूर्णांक ना माने, पूर्णांक ना माने, बस जो भी आएगा उसको हम पूर्णांक नहीं मानेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं हो। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूर्णांक है तो अलग बात है, नहीं लिखा हुआ हो तो अपनी तरफ से मान लेते हैं। यही था ये नोट नंबर 2। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मानते हैं। और ये 2n क्या है वो तो अभी आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे कि इसको प्रतिस्थापित करेंगे, एस का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो इस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं, y को हम x की पावर m से प्रतिस्थापित करते हैं। तो जैसे इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ पे x की पावर 2 है तो x की पावर 2 तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है। और यहाँ पे जब डबल अवकलन हो रखा है तो डबल अवकलन के स्थान पे यहाँ पे देखो डबल अवकलन था y का, तो यहाँ पे डबल अवकलन करेंगे तो डबल अवकलन करने के बाद हमें ये मिलेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x के स्थान पे तो x ऐसे कैसे आ गया, और dy/dx, तो यहाँ से देखो आप dy/dx की याद करके यहाँ पे रखोगे तो m x की पावर m-1 मिलेगा, और यहाँ पे y का मान रख दिया सीधे सीधे, तो ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर आप x की जो घात है उसके अलग अलग करोगे आप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको x की पावर मिलेगी m+2, अधिकतम m+2 मिलेगी। यहाँ पे अधिकतम x की घात आपको m+2 मिलेगी, और ये m+2 आपके पास यहाँ पे देखो इसकी घात हो चुकी है। यहाँ पे आप घात देखोगे तो आपको x की पावर m, यहाँ पे x की पावर केवल m मिलेगी। यहाँ पे आप घात देखोगे x की, तो ये x की पावर 2 इससे गुणा होगी तो यहाँ पे x की पावर m मिलेगी। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे x की पावर m, यहाँ पे भी x की पावर m और x की पावर m+2, यहाँ पे 2 प्रकार की आपको घातें मिली है। तो यहाँ पे x की पावर m के सभी पदों को एक तरफ कर लोगे, आप कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे x की पावर m+2 को भी अलग करके लिख लोगे। तो अलग करके हम इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो अलग करके लिख लिया, x की पावर m को हमने कॉमन ले लिया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, और x की पावर m+2 को हमने किया तो ये इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिली है, हमारा हल तो यहीं तक जरूरी है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन वैसे ज़रूरी नहीं है इसको सोल्व करना, क्योंकि इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो भी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है x की घात की, कि x की अधिकतम घात कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो x की अधिकतम घात है m+2 और मिनिमम घात है m, तो इन दोनों का अंतर हमें चाहिए। तो s इन दोनों का अंतर होता है, s होता है इस तरह से, x की अधिकतम घात है m+2, तो यहाँ पे जाएगा m+2, इसमें से माइनस करेंगे x की मिनिमम घात, यानी कि x की मिनिमम घात कितनी है m, तो इसको माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका मान, s का मान हमारे पास 2 हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हल मानते हैं। वो हल मानते हैं हम इस तरह से हम इसका हल मानते हैं y ये जो फंक्शन है सीरीज का, ये सीरीज को हम m मानते हैं। ये जो सीरीज है इसको हम इसका हल मान लेते हैं, और ये जो सीरीज है इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ये 2 क्यों लिखा हुआ है, तो इसका सीरीज होती है, उसके अंदर हम इस तरह से मानते हैं। x की घात इस तरह से होती है m+SR,
तो यहाँ पे एस के स्थान पे हमारे पास 2 आ गया, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए ये आया है इस तरह से। और दूसरी बात आप देख सकते हो, A0 को कभी भी हम 0 नहीं करते, ये हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता होती है आगे चलकर। तो यहाँ पे हमें y का मान तो हमने मान लिया, और हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर dy/dx है और y का डबल अवकलन भी है। तो हम क्या करेंगे, इसका डबल अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन ज्ञात कर लेते हैं हम। तो y का अवकलन किया तो dy/dx मिल चुका है, और y का डबल अवकलन किया तो हमें dy/dx का डबल अवकलन भी मिला। हमें dy/dx और dy/dx ये डबल अवकलन मिल चुका। अब ये जो मान है, ये और ये y का मान, ये तीनों मान हम यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन दिया हुआ इस क्वेश्चन में रखेंगे। तो क्वेश्चन में रखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर ये जो इक्वेशन मिली है, तो ये जो इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को अब हम सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगले पेज में। तो हमारे पास देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हम इस इक्वेशन में बदलेंगे। तो वो कैसे किया अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो x की घातें देखेंगे। यहाँ पे x की घात कितनी है, m+2r, और यहाँ पे देखो x की पावर 2 है। तो x की पावर 2 इससे गुणा होगी, तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी m+2r+2, इस तरह से हो जाएगी x की पावर। इस पद में देखेंगे, ये जो पद है इसमें चेक करेंगे x की पावर कितनी है। तो यहाँ पे देखो x की पावर हो जाएगी x की पावर m+2r, ये इतनी सी पावर बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो यहाँ पे x की पावर m+2r केवल इतनी सी बनेगी, क्योंकि x की पावर 2 यहाँ पे गुणा होगा तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के पद बनेंगे, एक तो x की पावर m+2 के पद बनेंगे m+2r वाले, और एक ये बनेंगे x की पावर m+2r+2, इस तरह के पद बनेंगे। तो इस तरह का तो एक ही पद बनेगा जब x की पावर 2 को इससे गुणा करेंगे। तो ये पद तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा ये कैसे है ये मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो x की पावर m+2r, यहाँ पे m है +2r, ये वाला पद है, इसका जो भी गुणांक है इसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबके अंदर यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, यानी कि a r को तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो a r को मैंने कॉमन ले लिया, x ये x है, यहाँ पे x की पावर m+2r, इसको भी मैंने कॉमन ले लिया। तो इसके बाद हम क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर m+2r है, तो यहाँ पे ये जो पूरा है ये इसका कांस्टेंट है, यानी कि इसका गुणांक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे a r तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे m+2r और m+2r-1 ये बचेगा यहाँ से। और यहाँ से देखो क्या बचेगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है बीच में, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया, और यहाँ पे बचेगा m+2r, यहाँ पे लिख दिया मैंने m+2r। और ये जो पद है यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ पर देखो a r को तो मैंने बाहर लिख लिया यहाँ पे, और m+2r भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, -n की पावर 2, तो यहाँ पे -n की पावर 2, केवल इतना सा ही बचा है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, m+2r है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे भी m+2r है। तो मैं इनको गुणा कर लूँगा अंदर, ये कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा मैं इसको। तो कोष्टक के अंदर गुणा करूँगा तो यहाँ पे देखो m+2r, इसकी पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, तो इसकी पावर तो मैं 2 कर देता हूँ। और ये m+2r है, जो 1 से गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -m+2r, और ये बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा m+2r, तो ये m+2r यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे m है, तो ये m+2r आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का n², और ये जो भी कोष्टक के बाहर है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये पूरा पद यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल ये दो ही पद बचेंगे, m+2r की पावर 2 और -n²। तो यहाँ पे आप देख सकते हो m+2r की पावर 2 -n², और ये बाकी लास्ट में बचा हुआ था, तो ये ऐसे कैसे आ गया, और ये a r है, तो a r को मैंने इस साइड लिख रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये इक्वेशन आई है। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे आगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि r का मान हम 0 लेते हैं, जब r का मान 0 होगा तो x की न्यूनतम घात को हम 0 के बराबर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, r का मान 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे तो x की पावर क्या होगी, r का मान 0 रखेंगे तो m+2, ये होगी x की पावर। यहाँ पे r का मान 0 रखेंगे तो x की पावर क्या होगी, m होगी। तो यहाँ पे छोटी घात कौन सी है, छोटी घात है x की पावर m, तो इससे होगा हमारा आगे का हल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो गुणांक है उसको 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे देखो a r है, तो r के स्थान पे हमें क्या करना है, 0 रखना, तो ये हो गया है 0। फिर यहाँ पे
जीरो रखेंगे तो ये होगा m की पावर 2, तो यहाँ पे m की पावर 2, ये n x स्क्वायर ऐसे कैसे आ गया। और इसको तो लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें केवल गुणांक लिखना था, तो हमने गुणांक लिख लिया। और इसको क्या करना है, शून्य शून्य लेना है, यानी कि जीरो के बराबर लेना है, तो इसको हमने कर दिया जीरो। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा था a0 नॉट इक्वल टू जीरो, जब हम मानते हैं y का मान तब हम ये कंडीशन मानते हैं। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, तो क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा। इसका मतलब इसको ये जीरो होगा, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें m के 2 मान मिलेंगे। तो m के 2 मान मिलेंगे इस तरह से, प्लस माइनस n। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि ये जो n है ये 2n है क्वेश्चन में, ये कहाँ काम में आएगा। ये क्यों दिया हुआ है कि पूर्णांक नहीं है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे देखो ये घातांक की समीकरण थी, ये घातांक की समीकरण थी और ये इसके मूल है। तो यहाँ पे देखो n माइनस n, क्योंकि मूलों का अंतर देखेंगे, मूलों का अंतर क्या आया 2n। तो 2n को देखते हैं हम कि मूलों का अंतर पूर्णांक है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो मूलों का अंतर पूर्णांक नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, क्योंकि हमने नोट में पढ़ा था कि नहीं दिया हो तो आपको स्वयं को मानना है कि पूर्णांक नहीं है। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि ये पूर्णांक नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी जो न्यूनतम घात है उसको देखेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी घात कौन सी है, तो सबसे छोटी घात है ये, तो ये सबसे छोटी घात है, तो इसका गुणांक को हम क्या करेंगे जीरो के बराबर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तो घात बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये घात हम यहाँ पे बनाएंगे। जो सबसे छोटी घात होती है, सबसे छोटी घात है m+2r, तो यहाँ पे भी हम m+2r है 2r बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या करेंगे, r का मान हम r-1 रखेंगे, जब जाके यहाँ पे m+2r बनेगा। तो वो देखो हम कैसे बनाते हैं, वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये r का मान r-2 मैंने कैसे लिया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो घात है उसको हम इस तरह से लिखेंगे m+2, और ये जो r है उसको हम कैपिटल R लिख देंगे और +2, इसको हम बराबर कर देंगे जिसके बराबर बनाना है। इसके बराबर बनाना तो हम इसके बराबर ले लेंगे m+2r, तो हम यहाँ पे कर देंगे m+2r। हमने इस तरह से कर दिया। अब यहाँ से आप देख सकते हो m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे r की मान प्राप्त करेंगे। तो 2r इक्वल टू 2r-2, तो यहाँ से r का मान मिलेगा हमें r-1। इसीलिए हमें पता चला था कि r को हम क्या करेंगे, r-1 से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे r का मान हम क्या करेंगे, r-1 लेंगे इस वाले पद में, क्योंकि इसकी घात चेंज करना है हमें। इसकी घात तो पहले से छोटी वाली घात है। तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर m+r का गुणांक हमें क्या करना है, शून्य लेना है। तो यहाँ पे ये इसका गुणांक तो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे कैसे लिख दिया। ये 2 बार मैंने कैसे लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या करना है, r का मान हमें r-1 लिखना है। तो यहाँ पे r था तो वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, r-1। और ये तो x का पद है पूरा, तो इसका तो गुणांक लिखना था हमें, तो केवल गुणांक लिख दिया। यहाँ पे भी हमें केवल गुणांक लिखना था, तो x को तो लिखना नहीं है, केवल गुणांक लिख दिया। और इसको मैंने 2 बार कैसे लिख दिया, यहाँ पे ये 2 पार्ट में कैसे किया, तो उसको मैं समझा देता हूँ। मान लो अगर ये पद a होता और ये पद b होता, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस b और a प्लस b, इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस b, इस तरह से लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में इस तरह से कर दिया, एक बार n को माइनस कर दिया, एक बार प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 2 है, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया हमारे पास पुनरावृत्ति सूत्र, क्योंकि यहाँ पे r a की पावर ar और ar-1 इसमें रिलेशन आ गया, तो यहाँ से मैं ar ज्ञात कर सकता हूँ। तो ar होगा हमारे पास ये हो चुका हमारे पास ar। अब इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, r का मान पुट करना शुरू करेंगे। तो r का मान जब 1 पुट करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, क्योंकि r का मान 1 2 3 इस तरह से पुट कर सकते हैं। r का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे r है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो हमें r का मान पुट करने पर a1 का मान मिल जाएगा। यहाँ पे a1 का मान हमें मिल चुका है। अब हम प्राप्त करेंगे a2 प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, r का मान 2 पुट करेंगे। तो r का मान जैसे 2 पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब आप देख सकते हो a1 का मान हमें ये मिला है, a2 का मान हमें थोड़ा सा बड़ा मिला है, a3 ज्ञात करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम ज्ञात ही नहीं करेंगे। हम यहाँ पे a1 a2 इतना ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज्ञात करने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास 2 मान मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या माना था, हमने शुरू के अंदर ये माना था, जब क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया था हमने माना था कि इसका हल क्या होगा, y इक्वल टू ये सीरीज होगी, और ये सीरीज होगी तो इस सीरीज के अंदर हम a1 और a2 का मान रखेंगे। तो वो कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रसारित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, r का मान 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, क्योंकि r का मान 0 से इनफाइनाइट है। तो r का मान जब हमने 0 पुट किया तो ये आया, 1 पुट किया तो ये पद आया, 2 पुट किया तो ये पद आया, और आगे तक ये चलता जाएगा।
तो ये जो सीरीज है इसके अंदर देखो सभी जगह पे x की पावर m है, तो x की पावर m में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ और a1 और a2 का मान मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो ये काम करते हैं भाई हम आगे। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन हमारे पास लास्ट पेज में हमें मिल चुकी थी, और ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की पावर m कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से x की पावर m कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने x की पावर m कॉमन ले ली। तो यहाँ पे देख सकते हो आप मैंने x की पावर m को कॉमन ले लिया, और ये क्या है, ये भी y के बराबर वाला है, यही इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर मैं देखो यहाँ से a1 और a2 का मान रख सकता हूँ। तो a1 और a2 का मान रखूँगा मैं यहाँ पे, तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है, a1 a2 का मान रख दिया और ये y का मान हमें इस तरह से मिल चुका है। ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ पर हम m का मान पुट करेंगे तो हमें सीरीज मिल जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन में केवल m ही बचा हुआ है। तो m का मान पुट करते हैं। तो m का मान सबसे पहले हम पुट करेंगे। उससे पहले m का मान पुट करने से पहले हमने थोड़ा सा इसको आगे सोल्व कर लिया, क्योंकि a0 सभी के अंदर आ रहा है, ये a नोड ये सब में आ रहा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। यहाँ से भी सभी जगहों से कॉमन ले लिया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। हमने क्या किया, a0 को कॉमन ले लिया। a0 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ चुकी है। अब यहाँ पे केवल m है, तो m का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जैसे m का मान पुट करेंगे तो m के दो मान होंगे हमारे पास, m इक्वल टू प्लस माइनस n। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाला मान पुट कर रहा हूँ। तो जैसे प्लस वाला मान पुट करूंगा तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर देखो m का मान हमने प्लस वाला n पुट कर दिया, तो ये n पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी। तो ये इक्वेशन भी इसका एक आंसर हो चुका है, लेकिन ये क्या है, बेसल इक्वेशन है। तो इसको मैं बेसल फंक्शन में बदल सकता हूँ, क्योंकि एक बेसल फंक्शन होता है, उसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, क्योंकि हम यहाँ पे बेसल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बेसल फंक्शन नहीं। तो यहाँ पे बेसल इक्वेशन में बेसल फंक्शन में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे a0 को इस तरह से पुट करूँगा। a0 का मान मैं ये पुट कर दूंगा इसके अंदर। a0 का मान यदि हम ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। और ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन बेसल फंक्शन का प्रसारित रूप है। तो इसको मैं बेसल फंक्शन के रूप में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो सिग्मा के रूप में मैंने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा है, तो ये बेसल फंक्शन का ही रूप है। तो बेसल फंक्शन कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये JNX लिखा है, ये बेसल फंक्शन को व्यक्त करता है। और बेसल फंक्शन कैसा होता है, ये जो सिग्मा में मैंने लिखा हुआ है ये बेसल फंक्शन होता है। और आपको पता है कि ये इसका हल है, तो एक कांस्टेंट आना चाहिए इसमें। तो मैंने यहाँ पे a को यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख लिया। ये a यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट लिख लिया, इसलिए यहाँ पे ये एक कांस्टेंट हो चुका है। तो अपनी तरफ से आप कांस्टेंट लगा सकते हो यदि कांस्टेंट नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे अब देख सकते हो आप y का एक मान हमें मिल चुका है JNX, ये y का पहला मान मिल चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसल फंक्शन है, JNX बेसल फंक्शन ये इस तरह का होता है। ये बनाने के लिए हमने एक a0 को इस तरह से पुट किया था। तो ये इसका बेसल फंक्शन हो गया n के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस n के लिए, तो n के लिए इस तरह से हुआ। तो माइनस n के लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे हम कि माइनस n लिखेंगे। अब यदि हमारे पास माइनस n ले होगा, m का मान रखेंगे, तो ये इक्वेशन है, इसमें हम m का मान रखेंगे माइनस का m। तो यहाँ पे माइनस का n रखेंगे, m का मान हम माइनस का n रखने वाले हैं। तो m का मान हमने माइनस का n रख दिया यहाँ पे। जैसे माइनस का n रखा हमने, तो माइनस का n रखने पर ये इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन की जैसे ही है, बस केवल इतना सा अंतर है, पहले वाली इक्वेशन में प्लस का n था, इसमें माइनस का n है। तो इसको भी हम बेसल फंक्शन के रूप में लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट मैंने ये लिख दिया, क्योंकि उसका जो बेसल फंक्शन था उसके मायने bn था, तो वहाँ पे प्लस का n था, तो यहाँ पे माइनस का n हो गया, क्योंकि यहाँ पे केवल माइनस का अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं। तो ये हो गया यहाँ पे बेसल फंक्शन। और नेगेटिव के लिए यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ n था वहाँ पे माइनस का n लिख दिया हमने बेसल फंक्शन के अंदर। तो ये भी बेसल फंक्शन है, ये माइनस n के लिए है। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू हो गई, दो आंसर हो चुका है। एक तो पहले हो चुका था और एक ये हो चुका है इस तरह से। तो यहाँ पे दो आंसर हो चुका है। और आपने देखा होगा कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है B0, यहाँ पे a नोड होना चाहिए था। तो क्योंकि हमें पता है कि दो कांस्टेंट एक कांस्टेंट एक ही बार आता है, बार बार रिपीट नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे a0 को B0 यहाँ पे बोल दिया। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास दो आंसर हो चुके हैं। तो दोनों आंसरों को हम एक साथ लिखेंगे। तो एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा AJNX प्लस BJN माइनस का x। इस तरह से इसका संपूर्ण हल हो जाएगा। ये हो चुका है हमारे पास बेसल इक्वेशन का आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।